अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। वैसे तो मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। लेकिन अगर आप में से कोई थोड़ा सा ढीला पड़ा भी हुआ है, जैसे आप अक्सर लेज़ी हो जाते हैं, तो एक्टिव हो जाएं, क्योंकि हम सोशल स्टडीज़ पढ़ने लगे हैं। आपको पता है ना कि सोशल स्टडीज़ पढ़ते हुए हमें कितना मज़ा आता है, क्योंकि सोशल स्टडीज़ बहुत ईजी सब्जेक्ट है। ऐसे ही है ना। लेकिन मुझे ये अफ़सोस है कि हम उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकते जिस तरह हम क्लास में करते थे। हम एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। लेकिन आप क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, जो आपको समझ नहीं आए या कोई भी बात ज़हन में आए तो आप वो लिख लीजिएगा। जब हम मिलेंगे ना तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो इसके मुतालिक तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या आपके दिमाग में इससे मुतालिक कोई गेम आए तो आप वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम क्लास की तरह गेम्स तो नहीं खेल सकते डिजिटली, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं वो सब खत्म हो जाएं और हम दोबारा से क्लास में आएँ और हम गेम्स भी खेलें, शरारतें भी करें, कुछ शरारतों पर नाराज़ भी हों और फिर एक दूसरे को मनाएं भी, है ना। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें। चलें। मैं सोच रही थी कि पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, जैसे हमने क्लास में पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास में लेसन नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 पढ़ा था, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है और आपने कहा था कि हम इसको कभी भी नहीं भूलेंगे, हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई है। ऐसे ही था ना, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत ईजी थे। ऐसे ही ना, तो आज हम थोड़ा सा लैटिट्यूड को रिवाइज़ करते हैं बेटा। सो व्हाट इज़ अ लैटिट्यूड। आपको पता है ना कि हॉरिजॉन्टली जो लाइंस होती हैं अर्थ के ऊपर, उनको हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, वो लाइंस क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। इसके पीछे की सारी स्टोरी, हिस्ट्री, ये कहाँ से लफ्ज़ बना था, वो सारा कुछ मैंने आपको बताया भी था और लिखवाया भी था। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप अपना पेज नंबर 3 निकालें और वहाँ पे देख लें, क्योंकि आप सब ने वो सब कुछ नोट किया हुआ था। और अगर फिर भी कोई मसला है तो अपने दोनों बाजू हवा में फैलाएं और देखें आपके दोनों बाजू किस साइड को हैं। ठीक है, अपने दोनों बाजू जैसे मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल वैसी हवा में फैलाएं, तो आप देखें कि आपकी दोनों बाजू किस साइड पे हैं। तो लैटिट्यूड लाइंस बिल्कुल उसी साइड पे होती हैं। ठीक है, अब रिवीजन तो हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे पेज नंबर 9। खोल के देखिए पेज नंबर 9। आपको पेज नंबर 9 के बिल्कुल स्टार्ट पे एक मैप नज़र आएगा बेटा। दिस इज़ वर्ल्ड मैप, ये पूरी दुनिया का नक्शा है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे आपको अपना मुल्क भी नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे कंट्रीज़ मेंशन नहीं है। अब हम क्या करें, तो कंट्रीज़ मेंशन नहीं है, इसका मतलब है हमने कंट्रीज़ के बारे में नहीं पढ़ना। तो हमने किसके बारे में पढ़ना है फिर, हमने क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको डायरेक्शंस नज़र आ रही होंगी, है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि वेस्ट और ईस्ट जिस तरफ को मेरे बाजू जा रहे हैं ना, इस तरफ को होती हैं लैटिट्यूड लाइंस, और ये जो नॉर्थ और साउथ है ना, जिस तरफ को हम खड़े होते हैं तो वर्टिकली इस तरफ को होती हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो बेटा हम बात कर रहे थे वर्ल्ड मैप की, और वर्ल्ड मैप के ऊपर हमारे पास जो लेबलिंग में जो नाम मेंशन किए गए हैं वो ओशंस के नाम मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जिस तरह से कंट्रीज़ है ना, कंट्रीज़ से बड़े पार्ट्स जो होते हैं ना वो ओशंस होते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए नाम, देखिए पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन नज़र आ रहे हैं ना। हमने इन ओशंस को ही देखना है आज। अब आप इस मैप को अगर गौर से देखें तो इसके ऊपर आपको लाइंस भी नज़र आ रही होंगी हॉरिजॉन्टली। तो ये लाइंस जो हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड का मैप है, पूरी दुनिया का नक्शा है, इसके ऊपर जो लाइंस लगी हुई हैं वो कौन सी लाइंस होंगी, किस तरफ को हैं वो लाइंस। वेरी गुड, बिल्कुल ये लैटिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, ये क्या है, लैटिट्यूड लाइंस हैं। ठीक है, LATITUDE, लैटिट्यूड। ये कौन सी लाइंस हैं, लैटिट्यूड लाइंस हैं। अब हम अपनी रीडिंग की तरफ आते हैं। अच्छा देखिए, नोट्स तो मैंने आपको एक बार दिखा देती हूँ कि हमारा टॉपिक कौन सा है। आप पेज नंबर 8 पे आ जाएं। पेज नंबर 8 देख रहे हैं आप, ये हमारा टॉपिक है नीचे वाला, ये छोटा सा है, हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही पढ़ना है, टेम्परेचर्स। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक है, टेम्परेचर्स। अब आप अपने नोट्स निकालें और मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा सा आपने क्लाइमेट के बारे में पहले पढ़ा होगा कि क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, दिस वर्ल्ड मैप, ये दुनिया का नक्शा, शोज़ हमें दिखाता है द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बड़े बड़े क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, हमें बताता है कि कौन सी जगह पे, कौन से हिस्से में किस तरह का मौसम है। ठीक है, ऑन दिस मैप, इस नक्शे पे यू कैन सी द स्पेशल लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। आप लैटिट्यूड की खास किस्म की लाइन्स देख सकते हैं। ठीक है, खास किस्म की ये जो लकीरें लगी हुई हैं आपको नज़र आ रही है ना, 3 दरमियान में लगी हुई हैं लैटिट्यूड लाइंस, आप इस वर्ल्ड मैप पे वो देख सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब वो कह रही है कि वो लाइंस किस तरफ को लगी हुई हैं बेटा, वो लाइंस किस तरफ को लगी हुई हैं, वो लाइंस वेस्ट और ईस्ट वाली साइड पे लगी हुई हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप इक्वेटर देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ एन इक्वेटर बेटा, जो वर्ल्ड है ना वो गोल होती है, आपको पता है हमारी अर्थ जो है वो गोल होती है। ठीक है, स्फीयर है, तो इसके दरमियान में एक लाइन होती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। अगर आप डायरेक्शंस देखते हैं ना, तो ये गोल अर्थ है और इसको आप 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं, एक लाइन जो है वो आप हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं और एक लाइन जो है आप वर्टिकली लगा रहे हैं, तो 4 पार्ट्स हो गए ना, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ये 4 पार्ट्स हो गए। ठीक है, तो अगर आप इन लाइंस को देखेंगे तो 2 लाइंस आपने लगाई हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपने डायरेक्शंस शो की हैं। जब आप डायरेक्शंस शो करते हैं तो आप इसी तरह से लाइंस लगाते हैं ना, तो ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, नीचे क्या होगा, साउथ, इस यहाँ लेफ्ट साइड पे क्या होगा, वेस्ट, और राइट साइड पे क्या होगा,
ईस्ट। अब आपको लैटिट्यूड लाइंस तो नज़र आ रही हैं वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो इक्वेटर पे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, दीज आर द आर्कटिक सर्कल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द एंटार्क्टिक सर्कल एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगर आप अपने नोट्स के ऊपर देख रहे हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, तो आपको नजर आएगा कि ये 3 लाइंस जो हैं ये कौन कौन सी हैं। एक तो इक्वेटर है ना जो दरमियान में लगी हुई है, एक ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एक नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक दरमियान में है इक्वेटर, ठीक है। ये 3 हो गई। अगर आप जहाँ पे मैप बना हुआ है उसके स्टार्ट में देखें ऊपर, तो एक ऊपर है आर्कटिक सर्कल और एक नीचे है, बिल्कुल नीचे एंड पे एंटार्क्टिक सर्कल। हमने 5 जोन्स के नाम पढ़े हैं, ठीक है। पहला है आर्कटिक सर्कल, मेरे साथ साथ पढ़ना है आपने। पहला है आर्कटिक सर्कल, दूसरा उसके नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके नीचे है इक्वेटर, उसके नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उसके नीचे है एंटार्क्टिक सर्कल। नज़र आ रहा है ना, ठीक है ये। और अगर आप रीडिंग को देखें तो आपको नज़र आएगा कि हर सर्कल के आगे ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी हुई है, ऐसा ही है ना। जैसे आर्कटिक सर्कल के साथ 66.5 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है, यानी कि आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ, वो किस डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है, और वहाँ पे क्लाइमेट क्या है 66.5 डिग्री, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा हुआ है। इसका मतलब है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस साइड पे है, नॉर्थर्न साइड पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइमेट क्या है 23.5 डिग्री। उसके बाद अगर आप देखते हैं एंटार्क्टिक सर्कल को, तो आपको नजर आएगा कि 66.5 डिग्री साउथ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये सदर्न डायरेक्शन में है, SOUTHERN। आपने इसको साउथर्न नहीं पढ़ना, दिस इज सदर्न, ओके। सदर्न डायरेक्शन में है और यहाँ पे क्लाइमेट क्या है 66.5 डिग्री। आगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भी सदर्न डायरेक्शन में है और यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है वो क्या है 23.5 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो चारों सर्कल्स हैं इनके नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। ये चारों जोन्स के नाम याद हो गए होंगे और आपको इनकी वैल्यूज़ भी याद हो गई होंगी। आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल दोनों का 66.5 है, ऐसा ही है ना, 66.5 डिग्री। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ की साइड पे है और एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो साउथ की साइड पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इनकी भी की वैल्यू है 23.5 डिग्री, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कि नॉर्थ वाली साइड पर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है ये साउथ वाली साइड पर है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। दीज लाइन्स आर हेल्पफुल इन मार्किंग द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये लाइन्स जो हैं ये हमारी हेल्प करती हैं, हमारी मदद करती हैं ताकि हम निशानदेही कर सकें, यानी कि हमें पता चल सके कि दुनिया के बड़े बड़े क्लाइमेटिक जोन्स कहाँ पे हैं, ठीक है। द पोलर रीजन्स कहाँ पे हैं ना, व्हाट आर पोलर रीजन्स बेटा जी, ये पोलर रीजन्स जो है ना ये नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो इलाका होता है ना उसको हम पोलर रीजन कहते हैं, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान जो इलाका होता है उसको हम पोलर रीजन कहते हैं। नज़र आ रहे हैं आपको अगर आप वर्ल्ड मैप को देखें तो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये टेम्परेट रीजन्स। और ये जो पोलर रीजन्स होते हैं ना यहाँ बहुत सर्दी होती है, आपको पता है ना। पोलर बियर कहाँ पे रहता है, पोलर रीजन्स में रहता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत बर्फ़ गिरती है। आगे आती है बात टेम्परेट रीजन्स की। यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है ना वो ना तो ज़्यादा हाई होता है ना ही ज़्यादा लो होता है, यानी ना ज़्यादा सर्दी होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है यहाँ पे। तो अब बात आ जाती है ट्रॉपिकल रीजन्स की। और ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं ना बेटा, यहाँ पे 2 तरह के मौसम आते हैं बस। या तो यहाँ बहुत बहुत ड्राई क्लाइमेट होता है या फिर बहुत वेट क्लाइमेट हो जाता है, ठीक है। मॉडरेट नहीं होता, या तो बहुत ड्राई हो जाता है या बहुत वेट हो जाता है। आगे देखें, एंड द इक्वेटोरियल रीजन। और इक्वेटोरियल रीजन कौन सा है, वो इलाका जो ज़मीन के दरमियान में होगा, ठीक है। और इक्वेटोरियल रीजन जो होता है ना बेटा यहाँ बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब आप अगर सारे रीजन्स को दोबारा से देखें तो पहले आया पोलर रीजन, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इक्वेटोरियल रीजन यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। टेम्परेट रीजन्स में ना इतनी सर्दी होती है और ना ही इतनी गर्मी होती है। और ट्रॉपिकल रीजन्स में सिर्फ 2 मौसम आते हैं, अगर सर्दी आती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है, अगर गर्मी आती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, यानी यहाँ पे दोनों मौसम आते हैं लेकिन अलग-अलग करके। आगे देखते हैं, वो यूज़ द वर्ड रीजन। हम रीजन का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू डिस्क्राइब एन एरिया, ताकि हम किसी इलाके को बयान कर सकें या किसी इलाके के बारे में कुछ बातें कर सकें। ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की, ठीक है। और अ कंट्री या फिर किसी मुल्क की। हम कहते हैं ना हमारी कंट्री का सबसे ठंडा रीजन कौन सा है, सबसे ठंडा इलाका कौन सा है। अब वो कौन सा है वो आपने नोट कर लेना है फ़ौरन से और मुझे बताना है जब हम मिलेंगे, ठीक है। और हमारी कंट्री का सबसे गर्म इलाका कौन सा है वो भी आप ही ने पता करना है और आप ही ने ढूंढ के उसको लिखना है, मैं नहीं बताऊँगी अब। आगे देखें, वी यूज़ द वर्ड रीजन टू डिस्क्राइब एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड और अ कंट्री दैट हैज़ स्पेसिफिक फीचर्स। हम ये वर्ड जो है रीजन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम किसी मुल्क या फिर किसी मुल्क या दुनिया के किसी ऐसे इलाके के बारे में बात कर सकें जिसमें ख़ास खूबियाँ हैं। अब ख़ास खूबियाँ क्या हो सकती हैं, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, ठीक है। जैसे आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, यानी कि आप में से किसी की आँखें बड़ी होती हैं तो हम उसकी आँखों की तारीफ़ करते हैं, और किसी के होंठ प्यारे होते हैं तो हम उसके होंठों की तारीफ़ करते हैं, है ना। और किसी की आदतें अच्छी होती हैं तो हम उसकी आदतों की तारीफ़ करते हैं, तो वो आपके स्पेशल फीचर्स होते हैं। उसी तरह से हम किसी रीजन को लेकर कि इस रीजन की ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, इस रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है, उनकी ख़ास खूबियों को लेकर ना हम उनको एक नाम दे देते हैं कि ये एक रीजन है और हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। आगे देखते हैं, अनलाइक कंट्रीज़। लाइक का क्या मतलब होता है,
अगर यहाँ पे लाइक कंट्रीज़ होता तो हम कहते हैं मुल्कों की तरह, लेकिन अनलाइक कंट्रीज़ इसका मतलब है इसमें मुल्कों की तरह नहीं होता, रीजन्स में मुल्कों की तरह नहीं होता। जियोग्राफिक रीजन्स डू नॉट ऑलवेज है फिक्स्ड बाउंड्रीज। जो जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं उनकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। अब देखें, मेरी बात सुने, आपका एक मुल्क है पाकिस्तान, आपने इसकी जगह फिक्स की हुई है, ऐसा ही है ना कि ये इतना ही है, अब किसी और मुल्क का कोई हिस्सा लेकर आप अंदर शामिल नहीं कर सकते। इसकी एक बाउंड्री बनाई हुई है जिसको आप बॉर्डर कहते हैं, ऐसा ही है ना। जहाँ पे वो बॉर्डर आता है, जो बाउंड्री वो होती है, उससे आगे कोई दूसरा मुल्क शुरू हो जाता है, आप उस दूसरे मुल्क के उतने से हिस्से को लेकर पाकिस्तान का नाम नहीं दे सकते, ऐसा ही है ना। और उसी तरह आप किसी और मुल्क के उतने से हिस्से को लेकर पाकिस्तान का नाम नहीं दे सकते, है ना। अब आपको पता है कि हमारे बिल्कुल साथ इंडिया का बॉर्डर है, ऐसा ही है ना। वो बाउंड्री एक दरमियान में दीवार से की हुई है कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा मुल्क खत्म हो रहा है और आगे इंडिया स्टार्ट हो रहा है, और वहाँ पे उसी तरह से हम इंडिया के उतने से हिस्से को वहाँ से थोड़ा सा हिस्सा लेके 4 कदम भी लेके 1 कदम भी लेके हम नहीं कह सकते कि ये हिस्सा हम पाकिस्तान में शामिल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान है, ना ही वो हमारी तरफ आके कह सकते हैं कि ये इंडिया है। तो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ होती हैं लेकिन रीजन्स की बाउंड्रीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। कभी भी अगर मौसम चेंज हो रहा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, तो हम उतने हिस्से को उस रीजन में शामिल कर सकते हैं जिस रीजन की तरह उसका क्लाइमेट होता है, ठीक है। अब आगे देखें, फॉर एग्जांपल मसलन द रीजन्स लिस्टेड अबव, जिन रीजन्स के नाम ऊपर लिखे गए हैं, गो अक्रॉस अ नंबर ऑफ कंट्रीज़, इनमें लातादाद मुल्क हैं, ठीक है, बहुत सारे मुल्क हैं। एंड इन सम केसेस कॉन्टिनेंट्स, और बाज़ औक़ात जो हैं वो कंट्रीज़ से भी बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। देखें ना, कुछ जैसे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, और हर कॉन्टिनेंट में कई कई कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो कुछ रीजन्स होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि यहाँ पे 3 या 4 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, इस इलाके में 3 या 4 कंट्रीज़ हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं पोलर रीजन को, तो इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं, इसमें कनाडा भी है, इसमें ग्रीनलैंड भी है, इसमें आइसलैंड भी है, इसमें नॉर्वे भी है, इसमें स्वीडन भी है, इसमें फिनलैंड भी है, रशिया भी है, यहाँ पे यूएस भी है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स भी हैं। तो इसमें इतनी सारी कंट्रीज़ आ गई ना पोलर रीजन्स में, तो हम कहते हैं कि पोलर रीजन में बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ होती हैं। जबकि कंट्री जो है उसमें आप जितने मर्जी शहर बना सकते हो, ठीक है, जितने मर्जी मोहल्ले बना सकते हो, शहर भी नहीं बन जाते हैं, मोहल्ले भी नहीं बन जाते हैं, तो ये कंट्रीज़ की तरह तो नहीं हुए ना। अब ये जो रीजन है इसमें मज़ीद कंट्री नहीं आ सकती, ठीक है। और बाज़ औक़ात जो हैं वो कुछ रीजन्स में कॉन्टिनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ मुल्क जो हैं वो एक जगह इकट्ठे होते हैं तो हम उसको कॉन्टिनेंट का नाम दे देते हैं। समझ आ रही है आपको? तो वो इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जो हैं, कभी कभी हम उनको भी इकट्ठा करके किसी रीजन का नाम दे देते हैं। तो रीजन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, रीजन्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब हमारा टेम्परेचर्स तो ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, इसके साथ आप देखें, एक्सरसाइज की तरफ आएँ, और हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, लेसन नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट, उसका क्वेश्चन नंबर 2, नोट द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड द वर्ल्ड इनटू क्लाइमेटिक रीजन्स। हमने उन लाइन्स के नाम लिखने हैं जो कि वर्ल्ड को क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड करती हैं, और आपको पता है कि वो हमने पहले पढ़ ली हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी थी? आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये आपने खुद पढ़ना है, आपने खुद याद करना है, मैंने आपको ये क्वेश्चन याद नहीं कराना, क्योंकि हमने रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। और अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आप बस नाम याद कर लीजिएगा और तुम मुझे बताइएगा, हम इसको इजी कर लेंगे, ठीक है। या आप सर को मैसेज कर लीजिएगा, तो या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर लीजिएगा, तो मैं वहीं पे आपको बता दूँ, ठीक है। ओके, अब आपने अपना ख्याल रखना है, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, और सबकी रिस्पेक्ट भी करनी है, किसी को तंग नहीं करना बिल्कुल भी। आप मेरी बहुत अच्छी क्लास है ना, आप मेरी फेवरेट क्लास हैं, ऐसे ही ना। तो अब आपने भी इंसल्ट नहीं करवानी बिल्कुल भी, अच्छे बच्चे बन के रहना। चलिए, हम अब दोबारा मिलेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।